हाय ऑल। सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग साइंस। अब हम साइंस का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। सेम गोज विथ 2019 दिसंबर, ठीक है। सीटेट दिसंबर 2019 का पेपर है लेवल 2 वालों के लिए। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्स इज ए केमिकल प्रेजेंट इन आवर स्टमक एंड इज नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। व्हेन एक्स इज सिक्रीटेड इन एक्सेस इट कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक इंडाइजेशन। वाई इज ए केमिकल यूज टू ट्रीट दिस कंडीशन, व्हाट कुड बी एक्स एंड वाई। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि एक्स जो है वो एक ऐसा केमिकल है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है, भोजन को पचाने के लिए ज़रूरी है। एक्स जब बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है तो इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। वाई एक केमिकल है जिसका यूज़ ऐसी परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। अब आपसे पूछा है एक्स और वाई क्या है। आपको पता हो तो जो स्टमक होता है उसमें ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं, म्यूकस सेल होती है। तो जो ऑक्जेंटिक सेल होती है ना एक स्टमक में, वो क्या करती है, HCl सिक्रीट करती है। HCl इज योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, जो डाइजेशन को होने में हेल्प करता है। अब ये क्या करता है, HCl का मेन काम होता है डाइजेशन करना, खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और जितने भी पेट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जाते हैं उनको किल करना, ठीक है। लेकिन HCl अगर ज़रूरत से ज़्यादा सिक्रीट हो जाए ना तो हमें एसिडिटी या फिर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। ये है एसिड। अब इसको नलिफाई करने के लिए या इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वाई। वाई क्या होना चाहिए, बेस। बेस क्या होता है यहाँ पे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो क्या करता है, इस HCl के इफेक्ट को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ये एक माइल्ड बेस होता है जो कि एक्सेस में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट हुआ है उसको क्या करेगा, धीरे धीरे न्यूट्रलाइज करेगा। तो एक्स क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम कार्बोनेट इज योर Na2CO3। इसको खाने के काम में नहीं लिया जाता है। एक्स इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वाई इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नहीं, एक्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है एंड वाई इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, एक्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, वाई एस्कॉर्बिक एसिड है, नहीं, एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी का ही नाम होता है। नेक्स्ट इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस बैक्टीरिया इज नॉट यूज्ड, मतलब इनमें से कौन सी प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया को यूज नहीं किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, डबल रोटी पकने में, गन्ने के रस के फर्मेंटेशन में और नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ठीक है। तो जो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड होता है उसमें बैक्टीरिया यूज होता है। कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। ये बैक्टीरिया जो है वो दूध से दही को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। इस प्रोसेस में होता क्या है, जो लैक्टोज शुगर होती है ना, लैक्टोज शुगर किस में होती है, मिल्क में। दूध में जो लैक्टोज शुगर होती है उसको ये किस में कन्वर्ट कर देता है, लैक्टिक एसिड में, जिसकी वजह से दूध से हमारा दही कन्वर्ट हो जाता है। आई रिपीट, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। ये मिल्क के अंदर जो लैक्टोज शुगर है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट इज बेकिंग ऑफ ब्रेड। जो बेकिंग ऑफ ब्रेड होती है उसमें क्या होता है, ईस्ट। ईस्ट एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है। और ईस्ट में भी कौन सा होता है, ये सैकेरोमाइसिस सीरीवेसाई, ठीक है। इसका नाम अगर आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, सैकेरोमाइसिस सीरीवेसाई। ये एक फंगस होती है, ना कि बैक्टीरिया होता है, ठीक है। ईस्ट जो होती है वो क्या करती है, जो शुगर होती है ना, शुगर को क्या करती है, CO2 में कन्वर्ट कर देती है, जिसकी वजह से ब्रेड जो होती है उसमें आपने जाली जैसी स्ट्रक्चर्स देखी होंगी, ठीक है। ये जो जाली जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं ये क्या होता है, आपका CO2 जो होती है उसकी वजह से ये जाली जैसी स्ट्रक्चर्स बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डबल रोटी जो है उसमें फंगस का यूज किया जाता है, ना कि बैक्टीरिया का। गन्ने के रस के किण्वन में जो बैक्टीरिया होता है, जाइमोमोनास, ठीक है, जो फर्मेंटेशन होता है किसका, शुगर कैन जूस का, इसमें कौन सा बैक्टीरिया यूज करते हैं हम, जाइमोमोनास। जाइमोमोनास, आई रिपीट, ये बैक्टीरिया यूज होता है जो कि इथेनॉल जो है उसको बनाने में हेल्प करेगा। अगर आप शुगर केन को फर्मेंट करते हो तो इससे क्या बनता है, C2H5OH, वो क्या होती है आपकी इथेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है इसमें हम कई बार पढ़े हैं, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो इन्वॉल्व होता है, और दूसरा एजेटोबैक्टर जो होता है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। ये क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको पेट डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते तो उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट में ये कन्वर्ट करते हैं। दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया था, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। दूध में जो लैक्टोज शुगर है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है।
बेकिंग ऑफ ब्रेड में क्या होता है, फंगस यूज होती है जो कि ईस्ट है। ईस्ट भी कौन सी, सैकेरोमाइसिस सीरिवेसाई। ठीक है, ये क्या करती है, शुगर को किस में कन्वर्ट कर देती है, CO2 में, जिसकी वजह से ब्रेड जो है उसमें फर्मेंटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। शुगर केन जूस का जो फर्मेंटेशन होता है वो इथेनॉल बनाने के काम में आता है, जिसे हम शराब बोलते हैं। इसमें जाइमोमोनास जो बैक्टीरिया है उसको यूज किया जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम राइजोबियम बैक्टीरिया पढ़ते हैं, एजेटोबैक्टर पढ़ते हैं। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसको नाइट्रेट में और नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ बेकिंग ऑफ ब्रेड जो है वो बैक्टीरिया यूज नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, अब इनमें से कौन सा जो है वो बाकी से अलग है, डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन, इरोजन एंड कंजर्वेशन। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, जो कंजर्वेशन होता है वो इन चारों से अलग है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन यानी कि वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण और अपर्दन, ये तीनों क्या हैं, एनवायरमेंट को हार्म करती हैं। तीनों ही क्या करेंगी, एनवायरमेंट को हार्म करती हैं। ठीक है, और इसमें जितने भी नेचुरल रिसोर्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। अब अगर सबसे पहले हम देखें डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन यानी कि जो फॉरेस्ट हैं उनको धीरे धीरे कट करना। जब आप फॉरेस्ट को धीरे धीरे काटना स्टार्ट करोगे तो क्लाइमेट जो है वो क्या होगा, अफेक्ट होगा, नेचुरल रिसोर्स धीरे धीरे खत्म होंगे। डेजर्टिफिकेशन मतलब जो लैंड होती है यानी कि जो जमीन होती है उसका धीरे धीरे डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाता है, हवा चलती है। इरोजन क्या होता है, सॉइल इरोजन, जब सॉइल जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, चाहे वो वाटर के थ्रू मूव करे, चाहे वो रेन वाटर के थ्रू मूव करे, चाहे वो विंड के थ्रू मूव करे। ठीक है, दैट इज सॉइल इरोजन। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन मतलब जो फॉरेस्ट की कटिंग होती है वो, इसमें क्लाइमेट जो है वो अफेक्ट होता है, नेचुरल रिसोर्स खत्म होते हैं। डेजर्टिफिकेशन मतलब जो लैंड होती है उसको हम डिग्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। इरोजन मतलब सॉइल जो होती है या फिर जो रॉक होती है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, चाहे हवा हो, पानी हो या कोई दूसरा रिसोर्स हो। लेकिन जो कंजर्वेशन होता है ना ये जस्ट इन तीनों का अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, हम रीस्टोर करते हैं चीजों को, जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, एनवायरनमेंट जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। कंजर्वेशन मतलब चीजों को सुरक्षित करके रखना, चीजों को स्टोर करके रखना। तो यहाँ पे कंजर्वेशन जो है वो बिल्कुल अलग होगा। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है, क्रिस्टलाइजेशन एक रासायनिक परिवर्तन है। जो चेंजेस होते हैं ना, चेंजेस आर ऑफ 2 टाइप्स, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है आपका केमिकल चेंज। जो फिजिकल चेंज होता है ना उसमें क्या होता है, सिर्फ जो अवस्थाएं होती हैं वो बदलती हैं। जैसे सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में, लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। ठीक है, लेकिन जो केमिकल चेंज होता है उसमें क्या होता है, इसमें एक नया ही प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे जब हम कागज को जलाते हैं तो कागज को जलाने के बाद क्या होता है, हमें एशेस मिलते हैं। जबकि फिजिकल चेंज में क्या होगा, सिर्फ प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, कोई नया प्रोडक्ट इसमें नहीं मिलेगा। फिजिकल चेंज जो होते हैं ना वो रिवर्सिबल होते हैं। आपने बर्फ है उसको मेल्ट किया, वो पानी में कन्वर्ट हुई, पानी को आपने वापस फ्रिज में रखा, वो वापस से बर्फ बन जाएगी। लेकिन जो केमिकल चेंज होते हैं ना दे आर इरिवर्सिबल। ठीक है, अब आप कागज को जला दिए या फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, तो हम इनको वापस से कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो क्रिस्टलाइजेशन होता है ना ये एक भौतिक परिवर्तन है, ना कि एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ये यहाँ पे गलत है। डाइजेशन जो होता है ना ये केमिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि डाइजेशन में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स होते हैं वो क्या है, धीरे धीरे सिंपलर फूड मटेरियल्स में टूट जाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज जो है उसका इसमें ब्रेकडाउन होता है। फोटोसिंथेसिस केमिकल चेंज होता है। क्यों, क्योंकि इसमें 6 CO2 जो होते हैं वो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, C6H12O6। ये दोनों रिएक्ट किए, तीसरा ही कोई एक नया प्रोडक्ट बना और यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाती है। तो फोटोसिंथेसिस क्या हुआ, इसमें सनलाइट को यूज करके हम एक नया ही प्रोडक्ट बनाते हैं। श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही बात है। जो रेस्पिरेशन होता है उसमें जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज मतलब C6H12O6, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 प्लस वाटर में। ठीक है, ग्लूकोज है बॉडी के अंदर,
हम ऑक्सीजन लेंगे, ये दोनों कन्वर्ट होके किस में हो जाती हैं, CO2 में और वाटर में। यहाँ भी एक नया ही प्रोडक्ट बना है। तो रेस्पायरेशन कौन सी प्रोसेस होती है, जिसमें जो ग्लूकोज होता है उसका किस में ब्रेक डाउन होता है, CO2 और वाटर में। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो CO2 होती है और जो वाटर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन में। ठीक है। पाचन में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। लेकिन जो क्रिस्टलाइजेशन होता है ना, क्रिस्टलाइजेशन एक फिजिकल चेंज होता है जिसमें फिजिकल फॉर्म में क्रिस्टल्स जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो यहाँ क्या होगा, और ये एक रिवर्सिबल चेंज होता है। तो यहाँ क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट ए केमिकल चेंज। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन असेंडिंग ऑर्डर एज पर द साइज ऑफ पार्टिकल। कण की साइज के अकॉर्डिंग कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में हमें लिखना है। चट्टान, मृतिका, बालू, बजरी, गाद, रॉक, क्ले, सैंड, ग्रेवल एंड सिल्ट। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है, हमें क्या करना है, आरोही क्रम में जमाना है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होते हैं क्ले। क्ले क्या होता है, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं इसके। ठीक है। अगर आप डायमीटर में देखोगे ना तो ये 0.002 इतने छोटे पार्टिकल्स इसके होते हैं, और उसमें भी mm। फिर होता है सिल्ट। सिल्ट जो होती है ना, ये थोड़े से बड़े पार्टिकल्स होते हैं एज कंपेयर टू क्ले। इनकी जो साइज होती है वो 0.002 से 0.05। ठीक है, यहां तक पहुंचते हैं ये। जो बालू होती है, जिसे हम सैंड बोलते हैं, सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो 0.05 mm से 2 mm तक जाते हैं। ठीक है। फिर जो ग्रेवल होता है, ग्रेवल की जो साइज होती है वो 2 mm से 64 mm डायमीटर तक जाती है। और जो रॉक होती है वो लार्जेस्ट साइज होती है, और इसकी जो साइज है वो कैसी भी हो सकती है, क्योंकि चट्टान बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है। और इसमें क्या होता है, रेत भी इन्वॉल्व होती है, बजरी भी इन्वॉल्व होती है, ग्रेवल्स भी होते हैं। तो चट्टान इन सबसे मिलकर बनी होती है। तो कणों की साइज के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या होता है, क्ले होता है, इसकी साइज 0.002 mm से कम होती है। सिल्ट की अगर बात करें तो ये 0.002 mm से 0.05 mm तक होती है। सैंड की बात करें तो ये 0.05 से 2 mm तक जाता है। ग्रेवल 2 mm से 64 mm तक जाता है। और रॉक जो है वो किसी भी साइज में मिलता है। ये सिल्ट, सैंड और ग्रेवल से मिलकर बनी होती है। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। यही हमसे पूछा था बढ़ते हुए क्रम में। मछली में क्लोम या गिल्स का क्या काम होता है, द फंक्शन ऑफ गिल्स इन द फिश इज टू। ठीक है। जो फिश होती है ना वो हमेशा स्ट्रीमलाइन बॉडी की बनी होती है। इसका मेन काम होता है गिल्स का, जो जल है, पानी जो है उसमें उपस्थित जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब करना, जस्ट टू एब्जॉर्ब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, गिल्स जो होते हैं ना वो फिश के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। गिल्स जो है वो क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। यही रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। इनका मेन काम होता है वाटर में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसका इनटेक करना। ठीक है। मछली मान लो पानी में तैर रही है, वाटर क्या होगा, माउथ के थ्रू अंदर जाएगा। ठीक है। धीरे धीरे वो गिल्स में पास होगा। गिल्स के अंदर क्या होती हैं, छोटी छोटी सी ऐसे फिलामेंट्स प्रेजेंट होती हैं, जिनमें ऑक्सीजन जो होता है वो धीरे धीरे उनसे पास होके पूरे बॉडी में डिफ्यूज हो जाता है। सेम कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो पानी में ब्लड से रिलीज हो जाती है। ठीक है। मछली भी क्या करेगी, ऑक्सीजन को तो इनटेक करती है और CO2 को बाहर निकालती है। सबसे पहले माउथ में वाटर जाएगा, उसके बाद वो गिल्स में जाता है। गिल्स में फिलामेंट्स होती हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन पूरी बॉडी में डिफ्यूज हो जाती है। सेम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसी प्रोसेस के थ्रू वाटर में रिलीज हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट इफ वन रन्स आउट ऑफ कनेक्टिंग वायर। यदि संयोजक तार नहीं है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए मान लीजिए संयोजक तार नहीं है, तो उस परिपथ को पूरा करने के लिए किसको आप यूज करोगे, कागज की पट्टी का, रबड़ की पट्टी, लकड़ी की छड़, ब्लेड, पेपर स्ट्रिप, रबर बेल्ट, वुडन स्टिक और ब्लेड। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ब्लेड। क्यों, क्योंकि ये क्या है, मेटल है, एंड दिस वुड बी ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। एक इलेक्ट्रिक सर्किट को अगर आपको कंप्लीट करना है तो मटेरियल जो आप यूज कर रहे हो दैट शुड बी द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पेपर स्ट्रिप क्या होता है, दिस इज अ बैड कंडक्टर और यू कैन से इंसुलेटर।
ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। रबर बेल्ट जो है वो भी इंसुलेटर होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। वुडन स्टिक जो होती है ये भी इंसुलेटर होता है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। जबकि ब्लेड जो है गुड कंडक्टर है और ये इलेक्ट्रिक सर्किट जो है उसको क्या करती है, कंप्लीट करती है। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। मंजुला इज ऑब्जर्विंग हर इमेज इन ए प्लेन मिरर। मंजुला क्या कर रही है, समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का परीक्षण कर रही है। द डिस्टेंस बिटवीन हरसेल्फ एंड द मिरर इज 5 मीटर। दर्पण से दूरी 5 मीटर है। शी मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर। अब वो 1 मीटर दर्पण की ओर जाती है। द डिस्टेंस बिटवीन हरसेल्फ एंड हर इमेज नाउ। अब उसकी और दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या है। ये मान लीजिए समतल दर्पण है, ठीक है। समतल दर्पण में जो इमेज बनती है ना वो हमेशा कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट। घर पे जो भी मिरर यूज होता है ना दैट इज योर सिंपल मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट रखोगे आप, मान लीजिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे है ना, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की दूरी जितनी होती है उतनी ही मिरर और इमेज की दूरी होती है। क्लियर, दोनों बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस होंगी। ऑब्जेक्ट की मिरर से जितनी दूरी होगी उतनी ही मिरर की इमेज से दूरी होती है। तो टोटल डिस्टेंस जो है मंजुला और उसकी इमेज के बीच में वो कितनी हुई, मंजुला कितनी दूर है, उसकी दर्पण से दूरी कितनी है, 5 मीटर, ठीक है। तो अब उसका जो प्रतिबिंब बनेगा या इमेज जो बनेगी वो कितनी बनेगी, 5 मीटर दूर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस इन दोनों के बीच में हुई 10 मीटर। यहां तक समझ में आया। अब मंजुला ने क्या किया, 1 किलोमीटर वो आगे खिसक गई। तो यहां डिस्टेंस कितनी हुई, 4 मीटर, 4 मीटर हुई। तो इमेज कितना बनेगी, वो भी 4 मीटर बनेगी क्योंकि 1 मीटर वो भी इमेज आगे बनेगी। अब जो टोटल डिस्टेंस हुई वो कितनी हुई, दैट इज 8 मीटर, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी 8 मीटर। आई रिपीट, जो समतल दर्पण होता है वो घरों में यूज होने वाला दर्पण होता है। समतल दर्पण में 2 चीजें याद रखिएगा, जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल होती है। वर्चुअल इमेज कैसी होती है, जो आभासी हो और पर्दे के पीछे बने, ठीक है। और वर्चुअल इमेज जो होती है वो हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। आप समतल दर्पण में जब भी अपनी इमेज देखते हो वो हमेशा सीधी बनती है, ठीक है। दूसरा, जो समतल दर्पण होता है उसमें ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की जितनी डिस्टेंस होगी ना, इमेज मिरर से उतनी दूरी पे ही बनती है। तो यहाँ पे क्या था, टोटल डिस्टेंस कितनी हुई थी, 5 मीटर दर्पण से दूरी थी ऑब्जेक्ट की। फिर मिरर से इमेज की दूरी कितनी होगी, वो भी सेम होगी। तो टोटल डिस्टेंस 10 मीटर। दर्पण की ओर मंजुला 1 मीटर गई तो इमेज जो है वो भी 1 मीटर आगे बनेगी। अब जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 8 मीटर। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 30 टाइम्स इन 3 सेकेंड। एक पेंडुलम जो है वो कैसे ऑसिलेट करता है, 30 बार 3 सेकेंड में। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमोंग द फॉलोइंग, ठीक है। अब इसका आवर्तकाल मालूम करना है और आवृत्ति, आवर्तकाल और आवृत्ति, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, जो फ्रीक्वेंसी होती है ना उसका फॉर्मूला होता है ऑसिलेशंस अपॉन टाइम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, आवृत्ति की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। और ऑसिलेशंस जो होते हैं ना, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस क्या होता है, मान लीजिए पेंडुलम है, ठीक है। ये यहां से यहां मूव किया, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आया, वापस इधर गया और फिर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आया। इसको हम एक दोलन बोलते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमेशा होता है ऑसिलेशंस अपॉन टाइम। क्लियर। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, आवर्तकाल भी पूछा है। आवर्तकाल क्या होता है, टी, टी इज टाइम। इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ऑसिलेशंस अपॉन टाइम। क्लियर। और अगर आपसे टाइम पीरियड पूछा जाए, यहाँ पे क्या पूछा है, टाइम पीरियड भी हमको निकालना है। टाइम पीरियड टी जो होता है उसको हम कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन एफ। ये होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी पूछे तो ऑसिलेशंस अपॉन टाइम, ऑसिलेशन पूछे तो फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम, टाइम अगर पूछे तो फ्रीक्वेंसी अपॉन ऑसिलेशंस, सॉरी ऑसिलेशन अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और अगर आपसे आवर्तकाल पूछा है तो आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ, यानी कि टाइम पीरियड। क्लियर। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी के लिए हमें क्या चाहिए, ऑसिलेशंस अपॉन टाइम। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस यहाँ पे कितने हैं, 30 दोलन। टाइम कितना लग रहा है, 3 सेकेंड, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ कितनी हो गई, 10 हर्ट्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यहाँ कितनी हुई, 10 हर्ट्ज। वापस देखते हैं,
लोलक 3 सेकंड में 30 बार दोलन कर रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको आवृत्ति निकालनी है। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ऑसिलेशन अपॉन टाइम। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हैं 30, समय कितना है 3 सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 10 हर्ट्ज। ये हुआ पहला। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे इसका समय निकालना है, यानी कि जो टाइम पीरियड है हमें वो भी निकालना है। तो टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी कितनी आई है 10, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 0.1 सेकेंड। करेक्ट है। लोलक जो होता है, आवर्तकाल कैसे निकालते हैं, जब लोलक इधर मूव करेगा लेफ्ट राइट साइड, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा, लेफ्ट साइड जाएगा, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा, इसको बोलते हैं एक दोलन। ठीक है। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पूछा था। फ्रीक्वेंसी होती है ऑसिलेशन अपॉन टाइम। अगर ऑसिलेशन पूछा जाता तो ये हो जाता फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूलेज याद रखिएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हमें टाइम पीरियड भी निकालना है। टाइम पीरियड जो होता है वो कितना होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड मतलब आवर्तकाल। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होगा 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो ये हमने निकाला तो कितना है 0.1 सेकेंड। अब फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 10 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या है 10 हर्ट्ज, तो ये रहा आवृत्ति 10 हर्ट्ज और आवर्तकाल कितना हुआ 0.1 सेकेंड। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। इट्स टाइम पीरियड इज 0.1 एंड द फ्रीक्वेंसी इज 10 हर्ट्ज। ओके। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हमको बताना है। ठीक है। बॉल बियरिंग्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन द पार्ट्स ऑफ ए मशीन। ठीक है, जो बॉल बियरिंग होती है उसका यूज मशीन के भागों के बीच घर्षण को बढ़ाने के लिए किया जाता है। पृथ्वी पर संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच घर्षण कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट कैन नेवर बी एलिमिनेटेड ऑन द अर्थ। रोलिंग फ्रिक्शन लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो लोटने घर्षण होता है वो सर्पी घर्षण से कम होता है। द फ्रिक्शन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू ए फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन इट्स शेप। किसी भी तरल में गति करते किसी पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर करता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको क्या करना है, पहचानना है। गलत स्टेटमेंट क्या होता है, जो बॉल बियरिंग होती है ना उसका यूज मशीन के भागों में घर्षण में वृद्धि करने के लिए नहीं बल्कि फ्रिक्शन जो है उसको कम करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। सो बॉल बियरिंग्स आर यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए बॉल बियरिंग लगाई जाती है मशीन के पार्ट्स में, और मशीन के कौन से पार्ट्स में, जो मूवेबल पार्ट होते हैं। ठीक है, इस बॉल बियरिंग से क्या होता है, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है यानी कि जो सर्पी घर्षण होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रोलिंग फ्रिक्शन में। ठीक है, बॉल बियरिंग से क्या होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। अब फ्रिक्शन जो होता है दो सरफेस के बीच में वो कभी भी खत्म नहीं होता धरती पे। बिल्कुल सही बात है, जो फ्रिक्शन है दो सरफेस के बीच में इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो सरफेस है उस पे क्या होती है, छोटी छोटी सी ना इरेगुलरिटीज मिलेंगी, कहीं स्मूथ सरफेस मिलेगी, कहीं रफ सरफेस मिलेगी, तो उस केस में क्या है, आप कभी भी फ्रिक्शन को खत्म नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल सही है। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो कम फ्रिक्शन शो करता है एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, क्योंकि जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो इसमें कम हो जाता है, जिसकी वजह से इरेगुलरिटीज जो होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। द फ्रिक्शन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू ए फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन इट्स शेप। जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स मतलब किसी भी चीज को ड्रैग करना, तो वो उसकी शेप जो है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे अगर हम स्ट्रीमलाइन शेप की बात करें, स्ट्रीमलाइन शेप मतलब जो मछली की शेप होती है, ठीक है, उसमें जो फ्रिक्शन होता है ना वो कैसा होता है, इट कैरीज द फ्रिक्शन इन लेस। मछली की बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, नौकाकार होती है, उसमें फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है। तो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत एफिशिएंटली फ्लूइड में मूव कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट। बॉल बियरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच में घर्षण को कम करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि बॉल बियरिंग क्या करती है, स्लाइडिंग जो फ्रिक्शन है उसको किस में कन्वर्ट कर देती है, रोलिंग फ्रिक्शन में।
दो सरफेस के बीच में जो कांटेक्ट है उसमें जो फ्रिक्शन होता है उसको कभी भी हम धरती से रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि धरती पे इरेगुलरिटीज होती हैं, कहीं स्मूथ सरफेस मिलेगी, कहीं रफ सरफेस मिलती है। रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कंपैरिजन में। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है उसमें एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जाता है। रोलिंग फ्रिक्शन मतलब किसी भी चीज को लुढ़काना। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है एक ऑब्जेक्ट पे, वो फ्लूइड में एक उसकी शेप पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फ्लूइड के थ्रू जब ऑब्जेक्ट मूव करता है ना तो वो उसकी शेप पे डिपेंड करेगा। जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है या स्ट्रीमलाइन शेप जो होती है उसमें फ्रिक्शन कम होता है। स्ट्रीमलाइन शेप किस में मिलती है? आपकी फिश में। ठीक है, फिश की जो बॉडी होती है इट्स ए स्ट्रीमलाइन फ्रिक्शन, इसलिए इसमें ये एफिशिएंटली फ्लूइड्स के थ्रू जल्दी मूव कर पाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है। कॉपर आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? केवल बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ये जो क्वेश्चन है ना, दिस इज बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है ना तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना वो हमेशा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, या तो रिप्लेस कर देगा या फिर उसको वहां से विस्थापित कर देता है। विस्थापन क्या होता है? जहां पे एक एलिमेंट दूसरे को विस्थापित करके खुद उससे बाइंड हो जाता है। आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि जिंक जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है और आयरन जो है वो उससे नीचे आता है। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। लेट सपोज ये जिंक है, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब ये क्या करेगा? जिंक कॉपर को हटा देगा और खुद इसके साथ जाके बाइंड हो जाएगा और क्या बना देगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, ये जो रिएक्शन होती है ना, दिस इज टोटली बेस्ड ऑन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। तो यहाँ बी जो है वो बिल्कुल सही है। कॉपर जो होता है वो आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर देता है। ये गलत है, क्योंकि जो कॉपर होता है वो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन से आयरन को विस्थापित नहीं कर पाता, क्योंकि आयरन हाईली रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमोंग द फॉलोइंग। अब हमें क्या करना है? करेक्ट स्टेटमेंट जो है उसको पता लगाना है। डॉक्टर थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रवों का ताप मापने के लिए किया जाता है। बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि जो डॉक्टर थर्मामीटर होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो 35 से लेके के 42 डिग्री सेल्सियस तक हम माप सकते हैं। ठीक है, इसमें उबलते द्रवों को मापने के लिए इसको यूज हम नहीं करते, वरना थर्मामीटर जो है वो फट जाएगा और पारा जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बेसिकली 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस इसकी रेंज होती है। ये हमेशा बॉडी टेम्परेचर जो है उसको मापने के लिए यूज किया जाता है। कमरे का ताप मापने के थर्मामीटर की जो रेडियस होती है वो 30 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस की होती है। जो रूम टेम्परेचर होता है ना वो क्या करता है? टिपिकली जो रेंज होती है वो होती है इसकी 10 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो रूम टेम्परेचर होता है उसकी जो रेंज होती है वो 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस होती है, ना कि 30 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये इसको माप ही नहीं सकता। डॉक्टर थर्मामीटर की जो रेंज होती है दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, तो उबलते द्रव को मापने के लिए ये यूज नहीं होगा। कमरे का टेम्परेचर मापने का जो थर्मामीटर होता है उसकी रेडियस कितनी होती है? 10 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ जो रेंज है वो बहुत एक्सीडिंग है। लेबोरेटरी थर्मामीटर की जो रेंज होती है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होती है। ये भी यहाँ पे क्या है? गलत है, क्योंकि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं उनकी जो रेंज होती है दैट इज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक इसकी रेंज होती है। क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज 35 से 42 होती है, जो बॉडी टेम्परेचर मापने के काम में आता है। कमरे के टेम्परेचर जो होते हैं उनको मापने का जो थर्मामीटर है उसकी रेंज होती है 10 टू 50 डिग्री सेल्सियस, और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उनकी रेंज होती है -10 टू 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
ये बॉडी टेम्परेचर को मापने के काम में नहीं आते हैं, जबकि ये जो रेंज है वो बॉडी टेम्परेचर की है। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है, बिल्कुल सही बात है। जो लेबोरेटरी थर्मामीटर्स होते हैं उनकी जो रेंज होती है वो वाइड होती है एज कंपेयर टू क्लिनिकल थर्मामीटर। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं वो बॉडी टेम्परेचर मापने के काम में आते हैं, जो 35 से 42 डिग्री होता है, जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होते हैं वो ब्रॉड रेंज पे यूज होते हैं, जो -10 to 110 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो उबलते द्रव को मापने के लिए कौन सा यूज होगा? लेबोरेटरी, -10 to 110 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि अगर कोई भी लिक्विड उबल रहा है तो वो कितने पे उबलेगा? 100 डिग्री सेल्सियस, और ये रेंज किस में जाएगी? लेबोरेटरी थर्मामीटर में। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। केरोसिन का कैलोरी मान यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो कोयले के कैलोरीफिक वैल्यू से ज्यादा होती है। अब यहाँ पे क्या करना है? हमको गलत स्टेटमेंट जो है वो बताना है। कोयले का जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो लकड़ी के कैलोरीफिक वैल्यू से ज्यादा है। बायोगैस की कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो एलपीजी के कैलोरीफिक वैल्यू से ज्यादा है। सीएनजी की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो डीजल की कैलोरीफिक वैल्यू से ज्यादा है। ठीक है, अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ कौन सा होगा कि जो बायोगैस होती है द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस इज मोर देन दैट ऑफ एलपीजी। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है? गलत है। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है उसकी यूनिट क्या होती है? किलो जूल पर केजी। ये होता है ऊष्मीय मान की स्टैंडर्ड यूनिट। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ केरोसिन, केरोसिन की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 45,000। ठीक है, 45,000 से 50,000 के बीच में होती है एज कंपेयर टू कोल। तो यानी कि जो केरोसिन की कैलोरीफिक वैल्यू है वो ज्यादा है कोल के कंपैरिजन में। तो ये क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। कोल की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 24,000 से 35,000। ठीक है, ये होती है कोल की कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये लकड़ी के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि लकड़ी की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 15,000 से 20,000। ठीक है, कोल की कैलोरीफिक वैल्यू 24,000 से 35,000 डिपेंडिंग ऑन द कोल, और जो वुड होती है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू 15,000 से 20,000 होती है। नेक्स्ट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस इज मोर देन दैट ऑफ एलपीजी। जो बायोगैस की कैलोरीफिक वैल्यू होती है ना वो होती है आपकी 20,000 से 25,000। ठीक है, बायोगैस की कितनी होती है? 20,000 से 25,000, जबकि एलपीजी की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो 45,000 से 55,000 के बीच में होती है। तो ये क्या हुआ? यहाँ पे गलत हो गया। सीएनजी की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो डीजल से ज्यादा होती है, बिल्कुल सही बात है। जो सीएनजी होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है? 50,000 to 55,000। ठीक है, ये होती है सीएनजी की कैलोरीफिक वैल्यू। अब अगर हम डीजल की बात करें तो डीजल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो होती है 45,000 to 50,000। ठीक है, तो ये भी सही है, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। बायोगैस की कितनी होती है आपकी कैलोरीफिक वैल्यू? 20,000 से 25,000, और जबकि एलपीजी की कितनी होती है? 45,000 से 55,000। एलपीजी का पूरा नाम पूछें तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी का पूछें तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी जो होता है वो कभी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं होता, जबकि एलपीजी जो है दैट इज योर पेट्रोलियम प्रोडक्ट। सो आई जस्ट होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अ बस ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 12 मिनट। एक बस है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है 12 मिनट के लिए। देन एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 18 मिनट। बाद में वो कैसे ट्रेवल करती है? 40 किलोमीटर पर आवर 18 मिनट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आपसे पूछी है जो बस ने कवर की है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, इसको हम पहले देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है? टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस जो कवर की है बस ने उसको निकालना है। तो हमें डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले टाइम जो है उसको प्रॉपर तरीके से हम मैनेज करेंगे। अब देखो इसमें स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर। अगर हम जर्नी दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, पहले ये है 50 किलोमीटर पर आवर 12 मिनट, फिर 40 किलोमीटर पर आवर 18 मिनट, तो दो पार्ट है। पहला अगर हम जर्नी को देखें तो स्पीड कितनी है? स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट। टाइम कितना है? टाइम है 12 मिनट। अब टाइम मिनट में है
और यूनिट किस में है, किलोमीटर पर आवर। तो हम इसको क्या करेंगे, घंटे में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 12/60। ठीक है, हम क्या करेंगे, मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर देंगे, और जब मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना है तो हम 60 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो एग्जैक्टली कितना आया, 0.2 आवर्स। ठीक है, 0.2 आवर्स, पॉइंट लगा के ऊपर एक जीरो लगाएंगे तो ये 0.2 आवर हो जाएगा। अब अगर हम डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस कितनी होती है, स्पीड इंटू टाइम। ये कितना हो जाएगा, 50 इंटू 0.2। तो यहां कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर। ये हुई पहली डिस्टेंस। ठीक है, वापस देखिए, बस ट्रेवल कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कितना, 12 मिनट के लिए। समय जो है वो किस में है, मिनट में। हमें किस में कन्वर्ट करना है, घंटे में। 12 मिनट को जब घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही 12 को आप 60 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 0.2 घंटे। इसको जब आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे, क्यों करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज स्पीड इंटू समय। ठीक है, दूरी जो होती है वो कैसा हो जाएगा, चाल इंटू समय। तो 50 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। अब हम सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी देखते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी में क्या है, स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है यहाँ पे, 18 मिनट। अब टाइम को हम किस में बदल लेंगे, घंटे में। तो ये कितना हो जाएगा, 18/60। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0.3 आवर। ठीक है, अब हम डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला वही, स्पीड इंटू समय। स्पीड कितनी है, 40, टाइम कितना है, 0.3। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम सम अप करेंगे, टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, 10 किलोमीटर और 12 किलोमीटर। ये कितना हुआ, 22 किलोमीटर। सो द टोटल डिस्टेंस इज 22 किलोमीटर। ठीक है, टाइम को पहले घंटे में कन्वर्ट कीजिए, 60 से डिवाइड होंगी, ये भी 60 से डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ भी 18 मिनट है। जैसे ही आप इसको 60 से डिवाइड करोगे, ये आएगा 0.2 आवर और ये आएगा 0.3 आवर। ठीक है, 0.2 को हम किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, 50 किलोमीटर से। क्यों, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, और जैसे ही आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, पहली डिस्टेंस आएगी आपकी 10 किलोमीटर, दूसरी डिस्टेंस आएगी आपकी 12 किलोमीटर, और यहाँ पूछा कितना है, टोटल डिस्टेंस। सो द टोटल डिस्टेंस इज 22 किलोमीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमोंग द following. The motion of the earth around its axis is periodic motion. The motion of light is rectilinear motion. The motion of a plugged string of a sitar is oscillatory motion. All periodic motions are circular motions. ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट जो है उसको पहचानना है। पृथ्वी की अपने अक्ष पर जो गति होती है वो कैसी होती है, आवर्ती गति है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अर्थ का जो रोटेशन होता है ना अपने खुद के एक्सिस पे, ठीक है, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज पीरियोडिक मोशन। वो एक रेगुलर इंटरवल पे होता है, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। रेगुलर इंटरवल मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद जो अर्थ पे अपने एक्सिस पे वो जो घूमती है, तो उसे ही हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। द मोशन ऑफ लाइट इज रेक्टिलिनियर इन मोशन। बिल्कुल सही बात है, लाइट क्या है, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जब तक कि वो ना तो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इस केस में क्या होगा, जो मोशन है उसे हम रेक्टिलिनियर बोलते हैं। प्रकाश की गति सरल रेखीय होती है। द मोशन ऑफ प्लग्ड स्ट्रिंग ऑफ ए सितार इज ऑसिलेटरी मोशन। बिल्कुल सही बात है, जो सितार होता है ना, जब आप एक स्ट्रिंग को प्लग करते हो, ठीक है, मतलब जब एक सितार जो होता है, वायलिन जो होता है, उसको जब आप ऐसे बजाते हो तो उसमें क्या होता है, आगे पीछे की तरफ ये वाइब्रेट होता है, जिसे हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। ऑसिलेटरी मतलब एक बार ऐसे एक बार ऐसे। तो ये जो फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन होती है इसे ही क्या बोला जाता है, ऑसिलेटरी मोशन। ऑल पीरियोडिक मोशंस आर सर्कुलर मोशंस। ये बिल्कुल गलत है कि जो पीरियोडिक मोशंस होते हैं वो सर्कुलर मोशंस होते हैं। ये गलत है, क्योंकि सभी पीरियोडिक मोशन सर्कुलर नहीं होते हैं। जो पीरियोडिक मोशंस होती है ना, ये अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। इसमें ऑसिलेटरी मोशंस भी आते हैं। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन अभी हमने पढ़ा कि जो सितार होता है, आगे पीछे की जो मूवमेंट होती है, पेंडुलम हो गया, सितार हो गया। पेंडुलम जो है वो यूं भी जाता है, यूं भी आता है, यूं भी जाता है, यूं भी जाता है। तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन होती है। और जो पीरियोडिक मोशन होता है वो लीनियर मोशन भी होता है। ठीक है, जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग होती है उसकी मोशन कैसी होती है, समटाइम्स इट्स लीनियर।
जबकि सर्कुलर मोशन जो होता है ना वो केवल पीरियोडिक मोशन होता है। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट ऐसे लिखा रहता ना दैट सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज पीरियोडिक मोशन, तो ये सही होता कि जो सर्कुलर मोशन होता है वो हमेशा कैसा होता है, वन एंड ओनली पीरियोडिक मोशन। लेकिन जो पीरियोडिक मोशन होते हैं ये ऑसिलेटरी मोशन भी होते हैं, ये लीनियर मोशन भी होते हैं, दे आर नॉट ऑलवेज सर्कुलर इन मोशन। सो ऑप्शन 4 इज रॉन्ग। ठीक है, अर्थ का जो मोशन होता है वो कैसा होता है, अर्थ का मोशन जो होता है वो पीरियोडिक मोशन होता है क्योंकि वो एक रेगुलर इंटरवल पे घूमती है। लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन मूव करती है, इसीलिए हम इसे रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। जो प्लग्ड स्ट्रिंग होती है, जब आप सितार बजाते हो तो उसमें ऑसिलेशन मूवमेंट होती है। जो वायलिन का तार होते हैं, जो मूवमेंट होती है वो आगे भी होती है और पीछे भी होती है, और इसमें हमेशा एक सेंट्रल पॉइंट होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि जितने भी पीरियोडिक मोशन है वो सर्कुलर मोशन है, ऐसा नहीं होता है। जो पीरियोडिक मोशंस होते हैं उनमें ऑसिलेटरी मोशन भी आता है, सर्कुलर मोशन भी आता है और लीनियर मोशन भी आता है। लेकिन जो सर्कुलर मोशन होते हैं दे आर ऑलवेज पीरियोडिक मोशन। Which of the following statements have correct regarding image formation in the plane mirror? जो प्लेन मिरर है, समतल दर्पण, उसमें बनने वाले प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन जो है वो नीचे सत्य है? प्रतिबिंब सीधा बनता है, अभी देखा था कि जो प्लेन मिरर होता है उसमें वर्चुअल इमेज बनती है और इरेक्ट इमेज बनती है, तो ये तो बिल्कुल सही है। प्रतिबिंब वास्तविक होता है, गलत है। इसकी जो इमेज होती है वो कभी भी रियल नहीं होती, क्योंकि अगर इमेज रियल होगी तो वो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, जबकि प्लेन मिरर की इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, बिल्कुल सही बात है। इसमें जो इमेज होती है ना वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। आपने अगर पेपर पे लिखा है ABC, ठीक है, जब आप इसको मिरर में देखेंगे ना तो ये आपको उल्टा दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है। अभी हमने पढ़ा था कि जो मिरर होता है उसकी ऑब्जेक्ट से जितनी दूरी होती है मिरर की इमेज से भी सेम दूरी होती है। तो ए सही है, सी सही है और डी सही है। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो हमेशा इरेक्ट होती है, मतलब अपराइट होती है। इसका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये रियल इमेज कभी भी कैरी नहीं करता। जो वर्चुअल इमेज होगी वो हमेशा इरेक्ट होगी, जो रियल इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है। नेक्स्ट इज इमेज जो होती है वो लेटरल इन्वर्जन शो करती है, यानी कि हॉरिजॉन्टली ये फ्लिप हो जाती है। तो अगर आप मान लो अपना राइट हैंड मिरर में देखोगे तो इमेज में आपको कैसा दिखेगा, आपने अपना लेफ्ट हैंड जो है वो खड़ा कर रखा है। इमेज साइज जो होती है वो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेम होती है, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे मिरर जो है वो इमेज को बनाता है। सो द A, C एंड D स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ साइंस? विज्ञान सीखने का अंतःविषयक क्षेत्र है। विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। विज्ञान तथ्यों के समुच्चयों के समतुल्य है। अब यहाँ पूछा है नेचर ऑफ साइंस जो है उसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है? विज्ञान सीखने का अंतःविषयक क्षेत्र है, बिल्कुल सही बात है। जो साइंस होता है उसमें बहुत सारे डिसिप्लिन चीजें जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। ये इंटर डिसिप्लिनरी एरिया होता है। इसमें आप फिजिक्स भी पढ़ते हो, इसमें आप केमिस्ट्री भी पढ़ते हो, इसमें आप बायोलॉजी भी पढ़ते हो। ठीक है, तो नॉलेज जो होती है ना वो एकीकृत वे में, मतलब इंटीग्रेटेड वे में हम अलग अलग फील्ड से गेन करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव, ये हमने कल भी पढ़ा था कि जो साइंस होती है वो हमेशा एविडेंस पे बेस्ड होती है। ठीक है, और जब एविडेंस चेंज होंगे, कोई भी थ्योरी चेंज होगी तो हम नए एविडेंस को कंक्लूड करके उस थ्योरी को चेंज कर देते हैं। साइंस प्रमोट्स स्केप्टिसिज्म, बिल्कुल सही बात है। जो साइंस है उसमें क्या होता है, संदेहवाद होता है, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग को इसमें प्रमोट किया जाता है। साइंस हमेशा अजम्पशन पे चलती है, आइडियाज चेंज होते रहते हैं, हम किसी की भी थ्योरी को चैलेंज करते हैं, रिव्यू होता है इसमें। विज्ञान तथ्यों के समुच्चयों के समतुल्य है। साइंस जो होती है ना इट्स नॉट ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट। ठीक है, इसमें जो फैक्ट होता है उसको इकट्ठा करके नहीं रखा जाता। साइंस क्या होती है, हमेशा डायनामिक होती है। डायनामिक मतलब गतिशील। हम इसमें तर्क वितर्क भी करते हैं, चीजों को खोजते भी हैं, चीजों को एक्सप्लेन भी करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो थ्योरीज आप बनाते हो ना वो क्या करती हैं, फैक्ट्स को एक्सप्लेन करती हैं।
तो ये जो एक्सप्लेनेशन है, जैसे जैसे नए एविडेंस आते हैं वैसे वैसे ये चेंज होती है। तो साइंस इज इक्विवेलेंट टू ए सेट ऑफ फैक्ट्स, नहीं, विज्ञान कभी भी तथ्यों का एक समुच्चय नहीं होता है। साइंस इज नेवर ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। व्हाई? बिकॉज इट्स ए डायनामिक प्रोसेस। इसमें हम तर्क वितर्क करते हैं, इंक्वायरी होती है, खुद से चीजों को देखते हैं तो एक्सप्लोरेशन होता है, चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है, चीजों को चैलेंज किया जाता है। सो द ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट। 1, 2 and 3 is correct. As per NCF 2005, good science education should be the, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005, उसके अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा कैसी होनी चाहिए? विज्ञान शिक्षक के प्रतिनिष्ठ, बच्चे के प्रतिनिष्ठ, विद्यालय के वातावरण के प्रतिनिष्ठ और कक्षा कक्ष की संस्कृति के प्रतिनिष्ठ। तो ऑब्वियसली ये किसके प्रतिनिष्ठ होनी चाहिए? दिस शुड बी ट्रू टू द चाइल्ड। ठीक है, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005, उस पर सबसे ज्यादा काम किया था प्रोफेसर यशपाल। ठीक है, इनकी जो टैगलाइन थी वो क्या थी? लर्निंग विदाउट बर्डन। इन्होंने बोला था कि गुड साइंस एजुकेशन जो होती है दैट शुड बी ट्रू टू द चाइल्ड। मतलब आप जो भी साइंस का सिलेबस बना रहे हो, साइंस को आप जैसे भी डिजाइन कर रहे हो, उसमें बच्चे की जो नीड है, ठीक है, बच्चे का जो इंटरेस्ट है, बच्चा किन एक्सपीरियंस को गेन कर सकता है, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट कर सकता है, उनको ध्यान में रख के आपको साइंस डिजाइन करना है। तो बेसिकली बच्चा उसमें एंगेज रहना चाहिए, रिलेवेंट होनी चाहिए उसकी एज के अकॉर्डिंग, बच्चे की क्यूरियोसिटी पे बेस्ड होनी चाहिए, बच्चा रूट मेमोराइजेशन जो है उसको ना करे। ठीक है, एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिडिटीज ऑफ ए गुड साइंस एजुकेशन करिकुलम इज सेटिस्फाइड बाय एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट। मतलब एक अच्छी जो विज्ञान शिक्षा है, अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग के द्वारा होती है? कॉग्निटिव, हिस्टोरिकल, एनवायरमेंटल एंड प्रक्रियात्मक। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑब्वियसली दैट इज प्रक्रियात्मक। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि जो एक्टिविटी होती है और जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली किस पे बेस्ड होते हैं? जो भी आप एक्टिविटी करते हो, जो भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो, वो इस चीज पे फोकस्ड होते हैं कि जो साइंटिफिक इंक्वायरी है, चीजों को आप कैसे तर्क से ढूंढोगे, कैसे हम हैंड ऑन एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि साइंस में सारी चीजें हैंड ऑन होती हैं। आपको खुद से चीजों को क्या करना पड़ेगा? एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आपको बीच बीच में चीजों को लेके इंक्वायरी करनी पड़ेगी। तो इसमें बच्चा जो है उसको आप एनकरेज करते हो, जिससे बच्चे के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड आए, बच्चा चीजों को ऑब्जर्व करे। जब तक बच्चा चीजों को ऑब्जर्व नहीं करेगा वो कभी भी चीजें नहीं सीख पाएगा। बच्चे को हम हाइपोथेटिकल सिचुएशंस देते हैं। प्रक्रियात्मक मतलब यही सब चीजें होती हैं, बच्चा खुद से एक्सपेरिमेंट करे, हाइपोथेटिकल सिचुएशन दो, साइंटिफिक इंक्वायरी करे, एक्सप्लोर करे, हैंड ऑन एक्टिविटी करे। तो ये सारी एक्टिविटीज जो होती है ना, वो इसीलिए डिजाइन की जाती हैं जिससे बच्चे के अंदर आप साइंटिफिक थिंकिंग जो है उसको डेवलप कर सको। ठीक है, जो कॉग्निटिव वैलिडिटी होती है यानी कि संज्ञानात्मक जो होता है, ये मेंटल प्रोसेस को प्रमोट करता है, जैसे समझ हो गई, तर्क हो गया, एनालिसिस हो गया। और जो हिस्टोरिकल होता है, इसमें क्या होता है? करिकुलम साइंस की हिस्ट्री जो है वो इसमें आती है। एनवायरमेंटल में क्या होगा? ये जो रियल वर्ल्ड इश्यूज है उनको इसमें इंक्लूड करता है। ठीक है, जबकि हमसे पूछा क्या है? क्रियाकलाप और प्रयोग, उनके द्वारा जिसको सेटिस्फाई किया जा सके। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। Anu took her class 8 children to field trip. Which of the following could be the most appropriate objective for this activity? जो अनु है वो कक्षा 8 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है। इस क्रियाकलाप के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त उद्देश्य क्या हो सकता है? यह बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करता है। इट एनकरेजेस इंटरेक्शन अमोंग चिल्ड्रन। ये तो सही है, क्योंकि जो फील्ड ट्रिप होता है ना, उसका मेन पर्पस होता है कि बच्चे जो है वो आपस में इंटरेक्शन करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। एक टीम वर्क जो है वो बच्चे के अंदर डेवलप हो, और एक कम्युनिकेशन जो है वो बच्चा प्रॉपर तरीके से कर पाए। तो ये तो सही है। इट प्रमोट्स प्रोसेस स्किल्स थ्रू कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। ठोस अनुभव के द्वारा प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देता है। जो फील्ड ट्रिप होते हैं ना, वो क्या करते हैं? बच्चे की जो ऑब्जर्विंग स्किल होती है, प्रोसेस स्किल मतलब जहां बच्चा ऑब्जर्व करे चीजों को, खुद से हैंड ऑन एक्टिविटी करे, चीजों को ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना, जो भी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं उनको इंटरप्रेट करना, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस गेन करना। तो ये भी सही है।
बच्चा जब फील्ड ट्रिप पे जाएगा तो सामने मूर्त चीजें देखेगा, ठोस अनुभव लेगा और उससे बच्चे के अंदर प्रक्रिया कौशल जो है वो बढ़ते हैं, यानी कि प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा मिलता है। बच्चे के अवलोकन कौशल को बढ़ाता है, बिल्कुल सही बात है। जब बच्चा फील्ड ट्रिप पे जाएगा तो बच्चा वहां पे अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग फिनोमेना ऑब्जर्व करेगा, जिससे बच्चे के अंदर जो प्रोसेस स्किल है वो डेवलप होगी। इट ब्रेक्स द मोनोटोनी ऑफ क्लास एज वेल एज ऑफ ए टीचर। ये यहाँ पे क्या है, गलत है, ठीक है, कि शिक्षक और कक्षा की एक लय जो है उसको तोड़ता है। जब आप बच्चे को फील्ड ट्रिप पे लेके जाते हो तो वो ये बेनिफिट में काउंट नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चे का बल्कि एक टीचर के साथ गुड बॉन्ड जो है वो एस्टेब्लिश होता है, ठीक है। बच्चे के जो लर्निंग आउटकम है इसमें बहुत अच्छे से आते हैं। तो यही सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य होते हैं। शिक्षक और कक्षा की लय को ये नहीं तोड़ता। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुडंट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस एजुकेशन एट द अपर प्राइमरी लेवल। अपर प्राइमरी मतलब 6 to 8। नर्चरिंग द नेचुरल क्यूरियोसिटी ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चे की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना, ये तो बिल्कुल सही है। आप बच्चे की जो प्राकृतिक जिज्ञासा है उसका पोषण कीजिए, ठीक है। जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना। सॉरी, विच शुड ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे नोट पूछा है, उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अपर प्राइमरी लेवल पे जो साइंस एजुकेशन है उसका क्या ऑब्जेक्ट इसमें नहीं होना चाहिए। तो बच्चे की जो प्राकृतिक जिज्ञासा है उसका पोषण करना। मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर जो है वो सीटेट ने शायद गलत किया है, आई डोंट नो। उन्होंने फर्स्ट जो है उसको इन्होंने यहाँ पे इनकरेक्ट माना है, जबकि साइंस के अकॉर्डिंग बच्चे के अंदर अगर नेचुरल क्यूरियोसिटी है किसी चीज को जानने की तो उसको तो हमको एनकरेज करना चाहिए, जिससे बच्चा क्या करेगा, खुद से इंक्वायरी करेगा, खुद से चीजों को करके सीखेगा। तो ये तो बिल्कुल सही होना चाहिए। इन कैलकुलेटिंग द वैल्यूज ऑफ कॉपरेशन एंड कंसर्न फॉर लाइफ, जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना, ये भी सही है कि जो साइंस एजुकेशन होती है वो क्या करती है, लाइफ के प्रति एक रिस्पेक्ट बच्चे के अंदर डेवलप करती है कि जिंदगी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, टीम वर्क जो है उसको करना चाहिए, और जो भी इथिक्स और प्रिंसिपल्स हैं वो साइंस डेवलप करती है। कल्टीवेटिंग साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास, बिल्कुल सही बात है। जो साइंस एजुकेशन है वो बच्चे के अंदर साइंटिफिक जो माइंडसेट है उसको तो डेवलप करेगी ना, उसको तो फोस्टर करेगी ही, जिससे बच्चा जो है तर्क वितर्क कर सके, खुद से चीजों को कर सके। अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना, ये यहाँ पे क्या है, गलत होगा। जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी जो पाठ्य पुस्तक की परिभाषा है उस पे बल देना, क्योंकि जो डेफिनेशंस होती है ना वो इंपॉर्टेंट होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन डेफिनेशन को रटने की बजाय बच्चा जब तक खुद से चीजों को नहीं करेगा, रियल वर्ल्ड में बच्चा नहीं जाएगा, मेमोराइज करने की जगह अगर बच्चा कॉन्सेप्ट्स को समझता है और एक डीपर अंडरस्टैंडिंग अगर बच्चा लेता है तो वो यहाँ पे ज्यादा फ्रूटफुल होगा। सो द इनकरेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एनहेंस द क्रिटिकल थिंकिंग अमॉन्ग द चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर जो समालोचनात्मक चिंतन है उसको क्या बढ़ावा देगा। बच्चों से कक्षा में विज्ञान की पाठ्यपुस्तक पढ़ने के लिए कहना, नहीं। आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड साइंस टेक्स्ट बुक इन द क्लास, जब बच्चा रीड कर रहा है किसी भी बुक को तो उसमें बच्चा सिर्फ नॉलेज गेन कर रहा है। ये बहुत एक पैसिव एक्टिविटी है जिसमें बच्चा क्या है, निष्क्रिय करता है, वो एक्टिवली अपने आप को एंगेज नहीं कर रहा है। आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड द एक्सटेंडेड लर्निंग गिवन एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट बुक, इसमें भी बच्चा क्या कर रहा है, सिर्फ नॉलेज को गेन कर रहा है कि पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ने के लिए कहना, ठीक है। इन चीजों से बच्चा सिर्फ अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करेगा, लेकिन इसमें बच्चा अपनी जो थिंकिंग स्किल्स हैं उनको बढ़ावा नहीं दे पाएगा। आस्किंग चिल्ड्रन टू डिस्कस अमॉन्ग देमसेल्व्स इन ग्रुप्स फॉलोड बाय शेयरिंग इन लार्ज ग्रुप, बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना, इससे भी बच्चा जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप नहीं करता है, ठीक है। जो ग्रुप डिस्कशंस होते हैं उसमें नो डाउट आइडियाज जो है वो बच्चे एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, लेकिन दिस इज नॉट द प्रॉपर वे। शिक्षक के द्वारा प्रयोग का प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बाय द टीचर, जब टीचर डेमो देगा
तो उसमें क्या है, सॉरी यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। आस्किंग चिल्ड्रन टू डिस्कस अमॉन्ग देमसेल्व्स इन ग्रुप फॉलोड बाय द शेयरिंग इन लार्ज ग्रुप। बच्चा जब ग्रुप में आपस में डिस्कशन करेगा तो ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, बच्चा क्रिटिकली चीजों को सोचना स्टार्ट कर देता है। बच्चा क्वेश्चंस जो हैं उनको पूछना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जो आइडियाज हैं उनको धीरे धीरे वो चैलेंज करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली रीजनिंग जो बच्चे के अंदर है वो डेवलप होती है, कोलैबोरेटिव लर्निंग डेवलप होगी। लेकिन जब टीचर डेमो देगा तो उसमें बच्चा जो होता है वो तो पैसिव होता है, लेकिन जो टीचर है वो क्या होता है, एक्टिव होता है। और चिल्ड्रन इज पैसिव, क्योंकि टीचर डेमो देगा, बच्चा क्या कर रहा है, सिर्फ उसको देख रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट क्रिटिकल थिंकिंग से डेवलप रिलेटेड नहीं होता है। तो यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग के लिए हमें क्या करना है, आपस में चर्चा करवानी है। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। A teacher begins the class by demonstrating the chemical test of starch in a given sample of food. The cognitive process associated with the underlined word in the above statement is. एक शिक्षक जो है वो कक्षा का आरंभ दिए गए भोजन के नमूने में स्टार्च का केमिकल टेस्ट का डेमो देके करता है। उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, यानी कि प्रदर्शन, डेमो, क्रिएटिंग, एनालाइजिंग, अप्लाइंग, अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो अंडरलाइन वर्ड है ऊपर दिए स्टेटमेंट में वो किस कॉग्निटिव प्रोसेस से एसोसिएट हो रहा है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज अनुप्रयोग करना। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, दैट इज अप्लाइंग। दिए हुए जो स्टेटमेंट है उसमें क्रिएटिंग जो होती है, क्रिएटिंग का मतलब होता है सृजन करना, यानी कि न्यू आइडियाज जो होते हैं या फिर न्यू जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्या करता है, बच्चा क्रिएट करता है। तो ये तो यहाँ पे हो नहीं रहा है। एनालाइज मतलब जब आप इंफॉर्मेशन को छोटी छोटी चीजों में ब्रेक डाउन करते हो, ठीक है, एनालाइज करते हो, चीजों को पार्ट्स में तोड़ के उसको समझते हो। अनुप्रयोग करना मतलब जो नॉलेज है, नॉलेज को यूज करके आप क्या करते हो, टीचर ने आपको डेमो दिया, टीचर अपनी परफॉर्मेंस जो है, मतलब टीचर ने जो है अपना काम कर दिया, अब आप क्या करोगे, उसको रियल लाइफ सिचुएशन जो है यानी कि प्रैक्टिकल सिचुएशन में उसको आप अप्लाई करोगे। बोध करना, अंडरस्टैंडिंग मतलब ये क्या करता है, समझ को डेवलप करता है। आपने कोई भी कंसेप्ट पढ़ा उसकी समझ को डेवलप करना ही क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, टीचर ने डेमो दिया है तो ये डेमो वर्ड है वो अनुप्रयोग करने से संबंधित होता है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी चीज का क्या है, एक्सपेरिमेंट किया गया। Which of the following activities will not provide for active learning among children? निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी? विज्ञान क्लब की स्थापना, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, विज्ञान का कोना बनाना, कक्षा में व्याख्यान सुनना। ऑब्वियस बात है इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। जो लर्निंग होती है, एक्टिव लर्निंग जो होती है, उसमें बच्चों को हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाना होता है, जिससे बच्चे क्रिटिकली सोचें चीजों को, दूसरे के संग कोलैबोरेट करें। जब आप साइंस क्लब की स्थापना करोगे, एस्टैब्लिशिंग साइंस क्लब, तो उसमें क्या करेगा बच्चा, हैंड ऑन एक्टिविटी करेगा, हैंड ऑन एक्टिविटी करेगा, एक दूसरे के साथ डिस्कशन होंगे, चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। जब आप बच्चे को फील्ड ट्रिप पे लेके जाओगे तो वो रियल वर्ल्ड सिचुएशन देखेगा, ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप होगी, इंक्वायरी करेगा, क्वेश्चंस पूछेगा, चीजों को एक्सप्लोर करेगा। सो बेसिकली एक्टिवली एंगेज होगा। साइंस कॉर्नर को जब आप डेवलप करते हो तो बच्चा उसमें क्या करता है, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जो हैं उनको डेवलप करता है। क्यों? क्योंकि बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व होकर हैंड ऑन एक्टिविटी करेगा, बच्चे की क्यूरियोसिटी डेवलप होगी। लिसनिंग टू ए लेक्चर इन द क्लास, जब आप बच्चे को लेक्चर देते हो तो उसमें टीचर क्या है, एक्टिव है, बच्चा क्या है, पैसिव है। बच्चा क्या कर रहा है, सिर्फ सुन रहा है, तो वो सिर्फ इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं, दे आर नॉट एंगेजिंग देमसेल्फ इन एक्टिव मैनर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर फाइंडिंग द लर्निंग गैप ऑफ लर्नर इन साइंस? निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जाता है? अवधारणा मानचित्र, वर्णन अभिलेख, पोर्टफोलियो, सत्र अंत उपलब्धि परीक्षण। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी और सी, क्योंकि जो टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट होता है इट कम्स अंडर समेटिव असेसमेंट। इसमें टीचर जो होता है ना वो सेंटर में होगा। क्यों? क्योंकि टीचर एग्जाम लेगा, टीचर एग्जाम को बनाता है, उस केस में क्या होता है, बच्चे का लास्ट में ग्रेडिंग देके या मार्क्स देके उसको फेल या पास किया जाता है। कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या होती है, ये रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, जिसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट जो होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया जाता है, जिससे टीचर को ये हेल्प मिलती है कि बच्चा जो है वो कहाँ पे लैक कर रहा है, कहाँ पे उसको चीजें समझ में नहीं आ रही। एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो होता है
उसमें स्टूडेंट के जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, उसने पूरे साल जो भी बिहेवियर किया, जो भी उसने रिस्पॉन्स दिया, उसको टीचर क्या करता है, डॉक्यूमेंट फॉर्म में लिखता है, जिससे बच्चे के जो भी लर्निंग गैप है उसके बारे में टीचर को हेल्प होती है। जो पोर्टफोलियो होता है वो बच्चे का कलेक्शन होता है, जो भी वो पूरे साल परफॉर्म किया है, जो भी उसने लर्न किया, जहाँ भी उसको स्ट्रगल हुआ, जहाँ उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बच्चे के अंदर का जो लर्निंग गैप है उसको मालूम करने में हेल्प करती हैं। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यू बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वेशन है उस पर कौन सा टूल जो है वो बेस्ड होता है, यानी कि अवलोकन आधारित टूल है। मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण, कागज पेंसिल टेस्ट और वर्णन अभिलेख। अब यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम देखें तो वो क्या होगा, ओरल टेस्ट। ठीक है, ओरल टेस्ट कैसे है, ओरल टेस्ट जो होता है ना, उसमें क्वेश्चंस इन्वॉल्व होते हैं जो वर्बल क्वेश्चन होंगे। बच्चे की जो नॉलेज होगी उसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि बच्चा किस तरीके से बोल रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, बच्चे को तुरंत ऑब्जर्व कर लेंगे। जो रिटन टेस्ट होता है उसमें बच्चा क्वेश्चंस के आंसर लिखता है, लेकिन पेपर पेंसिल टेस्ट होता है, ये ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। कागज पेंसिल टेस्ट सेम होता है पेपर पेंसिल, ये ट्रेडिशनल मेथड होता है जिसमें रिटन टेस्ट किए जाते हैं। इसमें भी बच्चे का बिहेवियर जो है उसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है, इसमें बच्चे की जो एक्टिविटीज हैं उनको हम क्या करते हैं, पूरे साल की एक्टिविटीज को मेंशन करके रखते हैं, उसके बारे में हम नोट बनाते हैं कि कहाँ कहाँ बच्चे को जो है वो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड कौन सा होता है आपका, वर्णन अभिलेख, जिसे हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड बोलते हैं। सो द 4th ऑप्शन इज करेक्ट। मौखिक परीक्षण में क्या होगा, बच्चा वर्बली चीजों को बोलेगा, लेकिन इसमें क्या होता है, आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू बच्चे को जज नहीं कर सकते। लेकिन एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो होता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट होता है जो पूरे साल चलता है। इसमें बच्चे को जो है टाइम टू टाइम आप फीडबैक दे सकते हो, कहाँ उसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और टीचर को भी इसमें एक हेल्प होती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन सा कथन नीचे सही है। पश्मीना शॉल बकरी के बाल से बनता है। जो पश्मीना शॉल है दिस इज मेड अप ऑफ हेयर ऑफ गोट, ये बिल्कुल सही है कि जो पश्मीना शॉल होता है वो जो हिमालय रीजन में बकरी मिलती है उससे बनता है, करेक्ट है। अंगोरा एक प्रकार की वूल है जो खरगोश से प्राप्त होती है। अंगोरा इज ए टाइप ऑफ वूल दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम रैबिट। जो अंगोरा वूल होती है वो रैबिट से ही ऑब्टेन होती है, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि बिल्कुल सॉफ्ट होती है और उसे पतले कपड़े जो होते हैं उनको बनाने में काम में लिया जाता है। कैमल वूल इज यूज टू मेक कारपेट। ऊंट की ऊन जो है वो कारपेट बनाने में यूज होती है। जो ऊंट की मतलब खाल जो होती है वो सही है कि कारपेट बनाने में उसको यूज किया जाता है, लेकिन ये ब्लैंकेट बनाने के काम में भी आती है। जो शॉल वगैरह होते हैं ना उनको बनाने के काम में भी आती है। पश्मीना ऊन जो है वो खरगोश से प्राप्त होती है। जो पश्मीना वूल होती है इट ऑब्टेन्स फ्रॉम पश्मीना गॉट। ठीक है, तो ये खरगोश से मिलती है ना कि रैबिट से। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा दैट इज ए और बी, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। पश्मीना शॉल बकरी के बाल से बनती है, बिल्कुल सही है। अंगूरा जो है वो एक ऐसी टाइप की वूल है जो खरगोश से मिलती है, ये भी बिल्कुल सही है। कैमल वूल जो होती है वो बात सही है कि ये कारपेट बनाने के काम में आती है, तो आप इस स्टेटमेंट को भी करेक्ट मान सकते हो। लेकिन जो कैमल वूल होती है ना वो शॉल और ब्लैंकेट बनाने के काम में भी आती है, और पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होती है। पश्मीना जो ऊन होती है वो रैबिट से मिलती है, ना कि पश्मीना गॉट से। ठीक है, आई थिंक मैंने गलत बोल दिया। जो पश्मीना ऊन होती है वो खरगोश से नहीं, किससे मिलती है, बकरी से। बकरी इन द सेंस गोट। ठीक है, सो पश्मीना शेल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ गोट्स नॉट रैबिट। नीचे दिए गए लक्षण के आधार पर जंतु को पहचानिए। आइडेंटिफाई द एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स लिस्टेड बिलो। लॉन्ग बैकबोन, मैनी मसल्स, बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स फॉर मूविंग फॉरवर्ड। लंबा मेरुदंड, बहुत सी मांसपेशियां, आगे को धकेलने के लिए शरीर अनेक बलों में मुड़ा हुआ। ठीक है,
लॉन्ग बैकबोन मतलब जो सांप होता है ना, उसकी जो बैकबोन होती है वो बहुत लंबी होती है, जिससे वो प्रॉपर तरीके से मूवमेंट कर पाता है। और इसकी जो बैकबोन होती है ना, वो कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, तभी तो वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट करता है। बहुत सारी मसल्स होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है, इट कैरीज मैनी मसल्स। इसकी बॉडी जो होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंडेशन, इसके लिए बहुत सारी मसल्स हेल्प करती हैं। बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स फॉर मूविंग फॉरवर्ड, ये सांप का ही कैरेक्टर होता है, जहां पे वो मसल्स जो हैं उनकी हेल्प से क्या करता है, बॉडी को आगे पीछे खिसकाने में मदद करता है। तो स्नेक जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीचे दिया गया कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो सभी आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी नहीं करती हैं। जो आउटा होती है ना, वो होती है सबसे बड़ी आर्टरी। ठीक है, जो आउटा है वो सबसे बड़ी आर्टरी होती है हार्ट में, ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। लेकिन एक आर्टरी और होती है जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, इसका काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको कैरी करना। ब्लड दो टाइप का होता है हार्ट में, एक तो ऑक्सीजनेटेड, एक डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड है, और डीऑक्सीजनेटेड मतलब जो इम्प्योर ब्लड है। सभी धमनियां ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों तक लेके जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। ऑल आर्टरीज, जितनी भी धमनियां होती हैं वो ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ना, सिर्फ वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, लेकिन बाकी की जो आर्टरीज होती हैं उनका काम होता है ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में लेके जाना। धमनी की भित्ति मोटी होती है, जो आर्टरीज होती हैं वो थिक होती हैं, इनकी जो मसल्स होती है ना वो थोड़ी सी थिक होती है और स्ट्रांग होती है। क्यों? क्योंकि इनमें जो ब्लड पंप होता है वो हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाता है, तो उस केस में इसकी जो आर्टरीज की जो वॉल होती है उस पर प्रेशर क्या होता है, थोड़ा ज्यादा लगता है, इसलिए जो धमनियों की भित्ति होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है। धमनियों की भित्तियां प्रस्त्यास्थ होती हैं, यानी कि इलास्टिक होती है, बिल्कुल सही बात है। अगर वो हार्ड होंगी, इलास्टिक नहीं होंगी, तो ब्लड कैसे पंप होगा? तो ब्लड को पंप करने के लिए जरूरी है कि जो आर्टरीज हैं वो इलास्टिक नेचर जो है उसको कैरी करें, जिससे वो हार्ट जो है वो इजीली एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट हो पाए। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। वैसे तो ये भी गलत है कि सभी जो धमनियां हैं वो ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती हैं, लेकिन फिर भी इसके कंपैरिजन में हम इसको करेक्ट मान सकते हैं, क्योंकि सारी धमनियां ऑक्सीजनेटेड ब्लड को नहीं कैरी करती। पल्मोनरी आर्टरी जो है दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैचिंग ऑर्डर, निम्नलिखित में से कौन मिलान के सही क्रम को निरूपित करता है। यहाँ पे आपको मैचिंग करनी है। एक है एसिटिक एसिड, नेक्स्ट इज लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड। एसिटिक एसिड किस में होता है? सिरके में, यानी कि विनेगर। एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। ठीक है, लैक्टिक एसिड जो है वो किस में प्रेजेंट होता है? कर्ड में। लैक्टिक एसिड वुड बी प्रेजेंट इन कर्ड। ठीक है, लैक्टिक एसिड की वजह से ही जो मिल्क होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? कर्ड में, क्योंकि मिल्क की जो लैक्टोज शुगर होती है ना, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। जो ऑक्जेलिक एसिड होता है वो स्पिनच में मिलता है, जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, तो ऑक्जेलिक एसिड किस में होगा? स्पिनच। एस्कॉर्बिक एसिड किस में होता है? सिट्रस फ्रूट, क्योंकि जो एस्कॉर्बिक एसिड है उसका केमिकल नेम क्या होता है? विटामिन सी। ठीक है, तो ये बेसिकली नींबू, ऑरेंज, जितने भी खट्टे फल होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है, ए का है 4, बी का है 1, सी का है 2 एंड डी का है 3rd। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच।